स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 का नया एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्राणियों में परिसंचरण, जिसको हम कहेंगे सर्कुलेशन इन एनिमल्स। देखो, परिसंचरण का मतलब परि यानी चारों ओर, संचरण यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो परिसंचरण होता क्या है, ये क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, जितने भी जीव होते हैं, सजीव होते हैं, उन सजीवों में जैविक क्रियाएं चलती रहती है। अब वो जैविक क्रियाएं प्रत्येक कोशिका करेगी, ऊतक करेंगे, प्रत्येक अंग करेगा। तो उन जैविक क्रियाओं को अच्छी तरह से चलाने के लिए, वो जैविक क्रियाएं अच्छी तरह से संपन्न हो सकें। जैविक क्रियाएं जैसे कौन कौन सी होती है? जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, जनन है, कोशिका विभाजन है। तो ये इसके अलावा बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती है। ताप का नियमन है। तो ये जो जैविक क्रियाएं ये अच्छी तरह से संपन्न हो सकें, इसके लिए हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है या जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उनको लगातार ऑक्सीजन और भोजन की ज़रूरत होती है, उनकी आपूर्ति ज़रूरत है। अब इस ऑक्सीजन और भोजन को इन कोशिकाओं और ऊतकों तक लगातार पहुंचाना है। तो इन ऑक्सीजन और भोजन का परिवहन पूरे शरीर में होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि प्राणियों के शरीर में एक तंत्र पाया जाता है जो ऑक्सीजन और भोजन को प्रत्येक कोशिका तक या प्रत्येक ऊतक तक या प्रत्येक अंग तक पहुंचाने का काम करता है। एक भी कोशिका इससे बचती नहीं है। प्रत्येक कोशिका को भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जाता है। ऐसा तंत्र प्राणियों के शरीर में पाया जाता है और उस तंत्र को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। इसमें बहुत सारे अंग पाए जाएंगे। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र होगा जो प्रत्येक सेल को उसकी जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए ऑक्सीजन और भोजन की लगातार आपूर्ति करता रहता है। देखो, और इस संसार में जितने भी सजीव हैं उन सभी के अंदर पदार्थों का परिसंचरण होता है। सभी जीवों में, सभी एनिमल्स के अंदर परिसंचरण होता है। लेकिन जो परिसंचरण की जो प्रक्रिया है, देखो, परिसंचरण की जो प्रोसेस है वो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होती है, वो अलग अलग हो सकती है। जैसे अपन बात करें एक कोशिकीय प्राणी में, एक कोशिकीय, और वो जैसे कौन है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। तो इनमें जो पदार्थों का जो परिवहन है, पदार्थ का मतलब ऑक्सीजन और भोजन का जो परिवहन है वो सिंपली कोशिका द्रव्य द्वारा हो जाता है। कोशिका द्रव्य प्रवाह द्वारा हो जाता है। क्योंकि देखो, ये एक ही कोशिका है, ये एक ही कोशिका है। तो इस कोशिका में कोई भी पदार्थ है, एक ही कोशिका है, इसलिए इनमें इसमें जो कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा रहता है वो कोशिका द्रव्य ही उस पदार्थ की पूरी कोशिकाओं में पूर्ति कर देता है। तो जो छोटे यानी एक कोशिकीय प्राणी है उनमें कोशिका द्रव्य द्वारा प्रवाह करके ही पदार्थों का परिवहन कर दिया जाता है। अब आते हैं बहुकोशिकीय प्राणियों के बारे में। जो बहुकोशिकीय प्राणी हैं, बहुकोशिकीय और बहुकोशिकीयों में भी कौन सी? जो सरल संरचना वाले हैं। बहुकोशिकीय सरल रचना वाले प्राणी जो है, जैसे हम कहें एक तो पोरीफेरा है, ये बहुकोशिकीय होते हैं लेकिन इनकी संरचना बहुत सरल होती है। स्लेंट्रेटा संघ के प्राणी है, स्लेंट्रेटा। और प्लेटी हेलमेंथीज, प्लेटी हेलमेंथीज यानी प्लेट की तरह चपटे कर्मी होती हैं। तो ये तो छिद्र वाले होते हैं, ये सिलेंट्रोन गुहा वाले होते हैं, और ये चपटे कर्मी होते हैं। तो ये इनकी शरीर की संरचना भी बहुत सरल होती है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें हालांकि कोई तंत्र नहीं पाया जाता परिसंचरण के लिए, क्योंकि इनका जैसे मान लीजिए कोई शरीर है, तो इनकी जो शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो कोशिकाएं हैं वो डायरेक्ट वायुमंडल के संपर्क में रहती है। जैसे मान लीजिए कोई शरीर है इनका बहुकोश के सरल रचना वाले, तो इनकी जो कोशिकाएं होती है, सेल है, वो सीधे वायुमंडल या सीधे हम कहेंगे बाह्य वातावरण, सीधे बाह्य वातावरण के संपर्क में होती है।
संपर्क में होती है। बाह्य वातावरण में लगभग जैसे ये पानी के अंदर रहते हैं, H2O में रहते हैं, तो वो H2O में ऑक्सीजन भी घुली रहती है और भोजन भी घुला रहता है। तो इनके जो कोशिकाएं है वो सीधे वातावरण के संपर्क में, तो सीधे वातावरण से ही ये O2 और भोजन को विसरण की क्रिया द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, तो इनमें परिवहन हो जाता है। हालांकि इनमें परिवहन के लिए कोई तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिन प्राणियों की शरीर की रचना बहुकोश की और सरल रचना वाले होते हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती है, शरीर की सभी कोशिकाएं, वो सीधे वातावरण के संपर्क में रहती है, इसलिए वो सीधे वातावरण यानी उन जल से ही अपने भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेती है। लेकिन जो उच्च प्राणी होते हैं बहुकोश के, उच्च संरचना वाले जो प्राणी होते हैं, उस संरचना वाले प्राणियों में क्या होते हैं, उत्तक, अंग व तंत्र पाए जाते हैं ना। उत्तक क्या होते हैं, समान कोशिकाओं के समूह है। उत्तकों से अंग बनते हैं और अंग से तंत्र बनते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये पाए जाते हैं जो बाह्य वातावरण से सीधे संपर्क में नहीं होते हैं, अब सीधे संपर्क में नहीं होंगे तो अब इनको भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कोई ना कोई परिसंचरण करना पड़ेगा। सीधे संपर्क में नहीं है तो इसका मतलब है साधारण विसरण द्वारा इनमें ऑक्सीजन और भोजन का परिवहन संभव नहीं होता है। तो इनमें होगा क्या, इनमें भोजन, ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है। इनमें एक तंत्र पाया जाता है, उस तंत्र को हम क्या कहते हैं, जैसे इनको उसको हम कह देंगे परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब परिसंचरण तंत्र में अगर वो रुधिर ये काम कर रहा है तो उसको हम कह देंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। अगर इन भोजन और ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, रुधिर करता है, तो उसको हम क्या कह देंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र कह देंगे। तो उनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र या कोई परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा, और ये रुधिर के माध्यम से ये सभी जो भोजन और ऑक्सीजन है वो शरीर की सभी कोशिकाओं तक, जैसे मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं तो इनके बीच में उन पदार्थों का परिवहन है वो सभी कोशिकाओं के चारों ओर इन परिवहन है वो किसी परिसंचरण तंत्र के द्वारा किया जाएगा। जैसे वो अगर वो रुधिर करता है तो उसे रुधिर परिसंचरण तंत्र कहेंगे। अब इस रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या होगा, एक तो रुधिर होगा, रुधिर को ले जाने के लिए रुधिर वाहिनियां होगी, और तीसरा इस रुधिर को बार बार पंप करने के लिए भेजने के लिए शरीर के में भेजने के लिए कौन होगा, हृदय पाया जाएगा। तो इस तरह से सरल रचना वाले और बहुकोशिकीय प्राणियों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपके समझ आ गया सरल एक कोशिकीय उनमें तो क्योंकि एक ही कोशिका होती है इसलिए उनमें तंत्र की जरूरत नहीं है। बहुकोशिकीय उनमें भी जो सरल रचना वाले उनमें भी तंत्र की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, क्योंकि सरल रचना वाले जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी, एल्मंथीज है, उनकी कोशिकाएं सीधे ही बाह्य वातावरण के संपर्क में रहती है, इसलिए उनको तंत्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जबकि जो उच्च संरचना वाले प्राणी हैं उनमें जिनमें उत्तक बन गए, अंग बन गए, तंत्र बन गए, तो उनकी जो कोशिकाएं हैं वो बाह्य वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं है। अब सीधे संपर्क में नहीं है इसका मतलब उनको भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए कोई तंत्र पाया जाता है, उस तंत्र को अपन परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे रुधिर अगर ये काम करता है तो उसको हम कहेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र में रुधिर होगा, रुधिर वाहिनियां पाई जाएगी और हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन जगह अपने परिसंचरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो वो देख लेते हैं अपन। परिसंचरण के प्रकार, देखो परिसंचरण के प्रकार पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, परिसंचरण के प्रकार, तो ये कई प्रकार के होते हैं। देखो पहला प्रकार अपन पढ़ते हैं अंतः कोशिकीय परिसंचरण। हम प्रकार पढ़ रहे हैं अब। अंतः कोश के नाम से स्पष्ट है, कोशिका के भीतर ही परिसंचरण। देखो, और ये भी हमने किस में पढ़ा था, प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ
जोआ, जैसे अमीबा में पढ़ा था कि अमीबा में एक ही कोशिका होती है और उसके भीतर उस पदार्थों का परिवहन कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, अंतःकोशिकीय परिसंचरण। ऐसा किसमें होता है, प्रोटोजोआ के अंदर पाया जाता है। दूसरा देखो, बहिकोशिकीय परिसंचरण, नाम से स्पष्ट है। बहिकोशिकीय परिसंचरण में क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन, उसको क्या कहेंगे, कोशिका के बाहर। बही का मतलब बाहर, यानी सेल के बाहर होने वाला परिसंचरण। सेल के अंदर नहीं होगा, सेल के बाहर ही होगा, सेल के बाहर होगा। और ये जो अंतःकोशिकीय बताइए, ये तो किस में होता है, एक कोशिकीय में, एक कोशिकीय जो प्राणी होते हैं। और ये किस में होगा, बहुकोशिकीय प्राणियों में। तो अब बात आ गई, जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य में किस तरह का परिवहन होता है, बहिकोशिकीय परिसंचरण होता है। अंतःकोशिकीय केवल एक कोशिकीय जीवों में होता है, जैसे अमीबा। बहिकोशिकीय मतलब कोशिका के बाहर बाहर, जैसे ये कोशिकाएं हैं, तो इन कोशिकाओं के बाहर बाहर परिसंचरण होता है। अब हमारी कोशिका जो झिल्ली होती है, वो चयनात्मक पारगम्य का काम करती है। जिस पदार्थ की इसको जरूरत पड़ती है, ये परासरण द्वारा उस पदार्थ को अंदर ले लेती है। तो ये जो परिवहन हो रहा है, ये कोशिका के बाहर ही हो रहा है, और फिर चयनात्मक पारगम्यता के आधार पर ये कोशिका इन पदार्थों को ग्रहण करती रहती है। अब ये बहिकोश की जो परिसंचरण है, ये भी देखो, ये भी क्या होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। ये बहिकोश के जो परिसंचरण है, ये भी दो प्रकार का है, दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार में इसमें कौन सा है, पहला देखो, एक तो होता है बहिजेवीय परिसंचरण। बहिजेवीय परिसंचरण में आपने इसमें देखो, बहिजीवी में क्या होता है, जो जल होता है वो बाहर से सजीव के शरीर में परिवहन करता है। जैसे एक अपन पोरीफेरा की बात करें, जैसे ये एक पोरीफेरा का सदस्य है, इसके शरीर पर छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में से पानी है वो अंदर जाएगा, और यहाँ पर ये छिद्र क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी एक नाल होती है, तो ये छिद्रों से पानी अंदर प्रवेश करेगा और इस नाल के द्वारा बाहर निकलेगा। तो ये पानी इस तरह से प्रवेश करेगा, इस नाल से बाहर निकलेगा। तो ये पानी है वो इस छिद्रों से अंदर प्रवेश कर रहा है। तो हम ये तो कह रहे हैं कि जल बाहर से सजीव के शरीर में परिवहन करता है, और उस जल में ऑक्सीजन और भोजन होते हैं, जिसको इस शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती है, वो कोशिकाएं उस भोजन और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। तो बाहर से कोई पदार्थ सजीव के शरीर में अंदर घुस रहा है, और फिर वहाँ से भोजन और ऑक्सीजन के लिए जा रही है। इसके उदाहरण बहुत है, जैसे एक पोरीफेरा, ये भी हमने देखा, ये छिद्र वाला पोरीफेरा में नाल तंत्र पाया जाता है, नाल तंत्र द्वारा होता है। इसके अलावा जो सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेटा में एक गुहा होती है, सिलेंट्रोन गुहा द्वारा नामक गुहा द्वारा होता है ये, ठीक है। और तीसरा इसका एक उदाहरण है, जो इकाइनोडर्मेटा होता है, इकाइनोडर्मेटा, जिसमें कांटे जैसी संरचनाएं पाई जाती है, में जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जल संवहन तंत्र। तो इनमें क्या होता है, इनके शरीर से बाहर पानी प्रवेश करता है अंदर की तरफ, और उस पानी के साथ ऑक्सीजन और भोजन के कण आ जाते हैं, और वो वहाँ से फिर उसके शरीर के अंदर जब वो प्रवेश करता है, तो कोशिकाएं हैं वो पानी और ऑक्सीजन और भोजन के कणों का अवशोषण कर लेती है। दूसरा इसका प्रकार क्या हो सकता है, देखो, ये तो हो गया बहिर्जीवी संघ। तो कुछ कुछ संघ में जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। फिर दूसरा इसका प्रकार क्या हो सकता है, अंतःजैविक परिसंचरण। देखो, इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर ही बाहर से कोई प्रवेश नहीं करता है, जल बाहर से प्रवेश नहीं करेगा। इसमें जो परिसंचरण होगा वो जीव के शरीर के अंदर ऐसा कोई तरल होगा, वो तरल ही उसके शरीर के अंदर उस ऑक्सीजन और भोजन को पहुंचाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें शरीर का कोई तरल
तरल या कोई तरल भाग, जिसको हम क्या कह देंगे, देह तरल। कोई देह तरल होगा, शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ पर, परिवहन करता है। देखो, शरीर का ही कोई तरल भाग शरीर में पदार्थों का परिवहन करता है, यानी बाहर से कोई पदार्थ प्रवेश नहीं करेगा, शरीर का ही कोई तरल भाग उन पदार्थों का परिवहन करता है। अब ये अंतःजैविकीय परिसंचरण है, उसमें भी ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। इसके निम्न प्रकार होते हैं। देखो, निम्न प्रकार होते हैं किसके, इस अंतःजैवीय परिसंचरण के। वो पहला प्रकार कौन होता है, देखो, मृदुतकीय परिसंचरण। इसका उदाहरण याद रखिएगा, ये मृदुतकीय परिसंचरण होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। देखो, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस बहुत ही चपटे होते हैं, इसमें कोई गुहा नहीं पाई जाती है। कोई गुहा नहीं है तो इसका मतलब इनमें कोई तरल पदार्थ नहीं पाया जाएगा। तो इनकी देह भित्ति और जो आंतरिक अंग होते हैं उनके बीच में मृदुतक पाया जाता है, मृदुतक उत्तक भरा रहता है। इस मृदुतक उत्तक की कोशिकाओं द्वारा प्रत्येक कोशिका में भोजन और ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही चपटे कर्मी होते हैं, जैसे पित्तकर्मी होता है ना, तो ये बहुत ही चपटे होते हैं। इनके अंदर कोई गुहा नहीं है, तो इनमें कोई तरल नहीं है। तो इनमें जो इनकी जो शरीर की भित्ति होती है और जो आंतरिक अंग है उनके बीच में मृदुतक उत्तक भरा होता है। उस मृदुतक उत्तक की सहायता से ही इनकी कोशिकाओं में इन पदार्थों का परिवहन होता है। दूसरा इसका हो गया, देखो, कूटगुह्य परिसंचरण। कूटगुह्य परिसंचरण में क्या होता है, वास्तविक गुहा नहीं है इसमें, वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ गुहा पाई जाती है। तो ऐसा पाया जाता है एस्के हेलमिन्थेस में। जो एस्के हेलमिन्थेस है, एस्के हेलमिन्थेस एस्के हेलमिन्थेस में ये पाया जाता है। ये तो मृदुतक तो पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और कूटगुह्य परिसंचरण किसमें पाया जाएगा, एस्के हेलमिन्थेस में। अब एस्के हेलमिन्थेस को जब पढ़ोगे तब उसमें कहोगे ये कूटगुह्य होते हैं, क्योंकि इनमें वास्तविक देह गुहा नहीं पाई जाती है, फिर भी इनमें देह गुहा होती है। तो इनमें जो कूट गुहा होती है, अर्थात वास्तविक देह गुहा नहीं है, फिर भी देह गुहा तो पाई जाएगी। तो इनकी जो कूट गुहा होती है, कूट गुहा, उसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है, और वो तरल पदार्थ ही पदार्थों का परिवहन करता है। तो अंदर की तरफ परिवहन करता है, ये भी अंदर की तरफ ही हो रहा है। और लास्ट का है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है रक्त परिसंचरण। ये हमारा टॉपिक आ गया वास्तविक। जो इसमें कौन कर रहा है, रक्त के माध्यम से। देखो, रक्त के माध्यम से पदार्थों का परिवहन होता है, और ये हमारे अंदर यही सिस्टम होता है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन और भोजन का परिवहन होता है, साथ ही अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको भी परिवहन किया जाता है, उनको भी शरीर से बाहर निकाल देता है। अब ये रक्त है कहाँ बहता है, रक्त वाहिनियों में, बंद रक्त वाहिनियों में बहेगा या खुले में बहेगा, तो वो अपन नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो ये रक्त के माध्यम से इन पदार्थों का परिवहन होता है। इस रक्त को शरीर में बार बार पंप करने के लिए हृदय उपस्थित होता है। तो देखो, इसमें अपन बात कर लेते हैं, रक्त के माध्यम से पदार्थों का परिवहन होता है, ये बात आ गई। अब इस रक्त को क्या होता है, इस रक्त को शरीर में पंप करने के लिए, हृदय यानी हार्ट पाया जाता है। ये हृदय क्यों पाया जाता है, ताकि ये शरीर में, जैसे हृदय होता है हार्ट, ये शरीर में रक्त को बार बार पंप करता है, तो शरीर में फटाफट है वो रक्त पहुंच जाता है, फिर ये शरीर से रक्त हृदय में आता है, फिर ये इस तरह से परिवहन चालू रहता है। तो ये पंपिंग स्टेशन होता है, जो हृदय होता है ये पंपिंग स्टेशन होता है। अब देखो, यह जरूर नहीं है, आवश्यक नहीं, ये आवश्यक
नहीं है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में हृदय उपस्थित हो। ये जरूर नहीं है उपस्थित हो, मतलब रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है लेकिन हृदय उपस्थित हो ये जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं है। क्योंकि जो सरल रचना वाले जीव होते हैं, छोटी रचना वाले जीव होते हैं, उनमें कई में देखा गया है कि उनमें हृदय उपस्थित नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नेरीज, इसको ऐसे लिखो नेरीज, नेरीज व एम्फिओक्सस, ये याद रखिएगा दोनों को। एम्फिओक्सस, ये दो प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें हृदय नहीं पाया जाता। रक्त परिसंचरण तो होता है इनमें लेकिन हृदय नहीं पाया जाता। ये तो एनेलिडा का सदस्य है। नेरीज किसका सदस्य है? एनेलिडा का। और ये हमारा कोडेट है, एक कोडेट प्राणी है। तो नेरीज में और एम्फियोक्सस ऐसे प्राणी हैं जिनमें हृदय नहीं पाया जाता है। तो ये आप नॉन जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो ये दो प्राणी याद रखना कम से कम, कि नेरीज और एम्फियोक्सस, इनमें हृदय नहीं पाया जाता जबकि रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें हृदय की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका शरीर है इस तरह की सरल रचना वाला होता है कि इनमें हृदय की जरूरत नहीं है। जो रक्त है वो आसानी से शरीर में परिवहन ऑटोमेटिक कर जाता, दाब के साथ कर लेता है। अब यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड बता, एनेलिडा। देखो एनेलिडा जो संघ है ना, केचो वाला संघ, इसमें केचो पाया जाता है। इसका एक बहुत ही स्पेशल जैसे उदाहरण अपन देखते हैं केचुआ। ये प्रथम बहुकोशिकीय प्राणी है, प्रथम बहुकोशिकीय प्राणी जिसमें पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मतलब पहले प्राणी थे जिनमें पूरी तरह से विकसित तंत्र बन चुका था, जिसके अंदर हम एनेलिडा में पढ़ेंगे कि इसमें क्लोज टाइप का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होने वाला है, रक्त परिसंचरण तंत्र। ये अब जो कि हमारे जैसे मानव के अंदर यही पाया जाता है। तो अभी जितना हमने परिचय देखा वो इसके एक परिचय था। तो एक्चुअल में हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका मतलब है कि रक्त के माध्यम से जो पदार्थ होंगे, ऑक्सीजन, भोजन, अन्य उपयोगी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, उनका पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक ऊतक तक, प्रत्येक अंग तक परिवहन रक्त के माध्यम से किया जाएगा। उस रक्त को बार बार पंप करने के लिए एक हृदय होगा, रक्त को ले जाने के लिए रुधिर वाहिनियाँ होंगी। तो वो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अब इसके भी अपन दो भाग पढ़ेंगे। देखो खुला और बंद प्रकार का, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको लेंगे।